15% लोगों की बातों को देख करके, उनके विरोध को देख करके सरकार यूजीसी रेगुलेशंस को वापस लेने का काम करेगी, तो इस देश के 85% बहुजन समाज के लोग सदन में अगली बार 15% वाले को ना एमएलए ना एमपी बनने देंगे, क्योंकि हमारे ही वोट से इस देश में सांसद और विधायक चयन किया जाता है और चुना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कहा था कि जाओ अपने घर पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। हम पूछना चाहते हैं, कहाँ है हम शासक? हम कहाँ शासक हैं? बिहार में शासक हैं कि देश में शासक हैं? हम अभी भी शासक नहीं बन पाए हैं, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के बात को समझ ही नहीं पाए हैं। हम आज भी शोषित हैं, शासक नहीं बन पाए हैं। सरकार को सख्त चेतावनी है कि जितना जल्दी हो सके अविलंब चौकीदार दफदारों के मांगों को पूरा कर दिया जाए, अन्यथा बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, उनके आवास का घेराव भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो शख्सियत हैं जिन्होंने हम सबको लड़ना सिखाया, पढ़ना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया और इस देश में संघर्ष करना सिखाया, हम सबको अपने जीवन को बेहतर बनाना सिखाया। तो हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को सत सत नमन करते हैं। हम सभी लोग आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातें करते हैं। उन्होंने हमारे समाज को प्रेरणा दी, शिक्षा के लिए, संघर्ष के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। हम सब लोग उनको फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आज उसी का देन है कि आज इस गांव में उनकी प्रतिमा का स्थापना किया गया। और जब इस गांव के लोग, जब इस गांव के छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें जब इस प्रतिमा के बगल से गुजरेंगी, तो उनके मन में जरूर ये भाव पैदा होगा कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिख करके देश के करोड़ों लोगों को हक अधिकार दिला दिए, उनके जीवन को बेहतर कर दिए, जिनका जीवन नरक वाला था उनको आज नरक वाला जीवन से बाहर निकाल करके समानता वाला जीवन दे दिए, तो जरूर उनके मन में भाव पैदा होगा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में संघर्ष करके पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया, तो हम भी अगर पढ़ लिख जाएंगे, कुछ बेहतर कर जाएंगे, तो हम भी समाज का, राज्य का और देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। इनकी प्रतिमा इसलिए लगी है कि इन्होंने भारत का संविधान लिख दिया, देश के करोड़ों शोषितों वंचितों को हक अधिकार दिला दिए, देश के महिलाओं को मुक्ति दिला दिए और इस देश में हम सब के लिए तरक्की और विकास के रास्ते प्रशस्त कर दिए। तो इसलिए इस प्रतिमा को देख करके मुझे ऐसा जरूर लगता है कि इस गांव के, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो सभी लोग इनको प्रेरणा के तौर पे देखने का काम करेंगे। आप सभी को पता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए जो काम किए, आज महिलाएं अगर देश में अपना शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो भारत का संविधान का देन है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देन है कि आज इस देश की महिलाएं, युवतियां, छोटी छोटी बच्चियां, कोई क्रिकेट में नाम रोशन कर रही है, कोई वैज्ञानिक बन रही है, कोई नासा में जा रही है, कोई चांद पे जा रही है। अगर भारत की बेटियों को अगर चांद पे जाने का भी मौका मिला है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनके दिए हुए संविधान का देन। ये बात आप सबको समझने की आवश्यकता है। हम सबको ये भी समझने की आवश्यकता है कि इस देश में महिलाओं के लिए जो दरवाजे बंद थे, उन दरवाजों को तोड़ा है। जो रूढ़िवादी परंपराओं के तहत महिलाओं को कैद करके रखा जाता था, उन सबको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आजादी देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे नाम है जिन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, इस देश के हर उस वर्ग के लिए सोचने का काम किया, समझने का काम किया, लिखने का काम किया कि इस देश का कोई भी वर्ग असमानता का भाव नहीं झेल पाए। सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित करवाया, सबके लिए रोजगार की बात कही और सबके जीवन में समानता लाने के लिए उन्होंने कई सारे कानून बना दिए,
और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, छुआछूत नहीं हो, किसी को पानी पीने के लिए मारा नहीं जाए, किसी को मूछ रखने के लिए हत्या नहीं किया जाए, किसी को महंगी गाड़ी पे चढ़ने के लिए हत्या नहीं किया जाए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए हत्या नहीं किया जाए। इसके लिए उन्होंने भारत के संविधान में तमाम प्रावधान कर दिए कि आप आज हम सब लोग बेहतर जीवन जीने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज भी हमारे समाज में अन्याय, अत्याचार, शोषण और तमाम तरह की घटनाएं जो मानवता को शर्मसार करने वाली है, वो घटनाएं लगातार बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर होते रहती है। और हम सब लोग आज भी उस मामले पे अगर न्यायिक तरीके से संघर्ष करते हैं, संविधान को, कानून को ऊपर रख करके अगर हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते हैं, बिना नफरत पैदा किए हुए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान ही है कि इस देश में अगर इंद्र मेघवाल को पानी पीने के लिए कर दिया जाता है, तो उसके लिए भी इस देश के समाज के लोग जब खड़े होते हैं तो इंद्र मेघवाल को भी न्याय ये भारत का संविधान दिलाता है। और यही भारत का संविधान है, जब बिहार के दरभंगा में ज्योति पासवान के साथ कोई मामला होता है, या देश के किसी कोने में मनीषा वाल्मीकि के साथ कोई मामला होता है, या कोई भी घटना इस देश के बहुजन समाज के लोगों के ऊपर होता है, या स्वर्ण समुदाय के लोगों के ऊपर होता है, तो वहां पे भी अगर न्याय की बात होती है, कोई पाखंडी, कोई अंधविश्वासी काम नहीं आता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ न्याय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से सुनिश्चित होता है। तो हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कितना व्यापक तरीके से अपनी बातें कही और लिखी और संविधान में प्रावधान किया कि हम सब लोग आज उस संविधान के सहारे अपने जीवन को बेहतर बनाने का काम करते हैं, न्याय की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और अपने जीवन के उन्नति के दरवाजे खोलने का प्रयास करते हैं। ये सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देन है। तमाम बातें हैं बाबा साहब अंबेडकर पे कहने के लिए। अगर हम बात करते रहें तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बखान खत्म नहीं होगा। लेकिन आज इस देश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, बिहार के अंदर भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम लोग को भी सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। आज यूजीसी एक्ट आया, यूजीसी रेगुलेशन देश के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लागू करवाने के लिए सरकार ने जब पहल किया कि जो देश के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहां पे छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, सरनेम देख करके नंबर काट लिया जाता है, जाति जान करके उसको भाई भाई में फेल कर दिया जाता है, तो उसके लिए जब सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन लाने का काम किया, तो इस देश में जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं वो बहुजन समाज के हक अधिकारों के रास्ते में खड़े हो गए और यूजीसी रेगुलेशन का विरोध करने लगे और कहने लगे कि इस कानून से, इस रेगुलेशन से यूनिवर्सिटी में असमानता और बढ़ेगी। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब यूजीसी रेगुलेशंस इस देश में नहीं लागू हुए थे, तो हम बताइए कि इस देश के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कहाँ न्याय हो गया दलितों के बच्चों के साथ, पिछड़ों के बच्चों के साथ, आदिवासियों के बच्चों के साथ। आप देखिएगा उदाहरण उठा करके, तो आजादी के बाद से 78 साल हो गए, अब तक अभी अगर आप देखिएगा तो हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में जहां भी आप पढ़ाई करने जाते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति जान करके वहां पे प्रोफेसर जो होते हैं आपके नंबर काट लेते हैं, आपके भाई भाई में फेल कर दिया जाता है, कहीं आपकी पीएचडी की डिग्री रोक ली जाती है, कहीं आपका साजिश करके आपका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। और आज हम सब लोग उसके लिए आवाज तक नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल छात्र का मामला होता है तो पूरा समाज खड़ा भी नहीं हो पाता है और छात्र चुपचाप अपना वहां से फेल हो करके, नाम कटवा करके घर चला जाता है और वो पीछे रह जाता है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त बेहतर नहीं कर पाता है। तो आज यूजीसी जैसे ज्वलंत मुद्दे पे इस देश में आप सबको देखने की आवश्यकता है। ये तो बहुत अच्छा अवसर है कि आप सबको पहचान करने का मौका मिल गया कि कौन नेता जिसको आप 5 साल वोट देते हैं, 5 साल, हर 5 साल पे वोट दे करके सांसद, विधायक बनाते हैं, अपना रहनुमा बनाते हैं, अपनी जाति का सिरमौर बनाते हैं, वो कौन नेता यूजीसी रेगुलेशन पे आपके समाज के साथ खड़ा है और कौन आपके खिलाफ खड़ा है,
ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। यूजीसी रेगुलेशंस पे इस देश के तमाम बड़े बड़े समाजवादी नेता अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिए हैं कि कौन खिलाफ है और कौन आपके समर्थन में है। आप सब देख लीजिए, तमाम नेता हैं, लेकिन कोई इस मामले पे एक प्रोटेस्ट जिला लेवल का नहीं बुलाया, कोई एक प्रोटेस्ट राज्य लेवल का नहीं बुलाया, ना किसी ने सदन के अंदर इस यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के समर्थन या विरोध जताने का हिम्मत दिखाया। अगर इस देश में किसी ने सबसे पहले आवाज उठाने का काम किया किसी नेता ने, तो आपके समाज का बेटा था जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, जो सदन के अंदर भी बोला। और जब उसको सड़क पे बुलाने का मौका मिला तो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे देश के हजारों हजार लोगों को लेकर के प्रदर्शन करने का काम किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर % लोगों की बातों को देख करके, उनके विरोध को देख करके सरकार यूजीसी रेगुलेशंस को वापस लेने का काम करेगी, तो इस देश के 85% बहुजन समाज के लोग सदन में अगली बार 15% वाले को ना एमएलए ना एमपी बनने देंगे, क्योंकि हमारे ही वोट से इस देश में सांसद और विधायक चयन किया जाता है और चुना जाता है। लेकिन इतना हिम्मत दिखाने वाला कोई और नेता नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, उनकी पार्टी के दर्जनों विधायक हैं, दर्जनों सांसद हैं, लेकिन एक ने भी हिम्मत दिखाने का काम नहीं किया। अगर इस मुद्दे पे कोई मुखरता से लड़ रहा है तो इस देश का SC ST OBC बहुजन समाज है, या फिर अगर कोई संगठन है तो उस संगठन का नाम भीम आर्मी है, कोई पार्टी है तो आजाद समाज पार्टी है, कोई और नेता नहीं है। कोई और जो नेता है वो अपनी पार्टी बचाने का काम कर रहा है, अपना परिवार बढ़ाने का काम कर रहा है, कोई अपनी सुरक्षा बढ़ाने का काम कर रहा है, कोई अपना बड़ा आवास दिलवाने का काम कर रहा है। किसी को यूजीसी रेगुलेशन के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, ना आपके लिए कोई लड़ रहा है, ना कोई आवाज उठा रहा है। तो ये आप सबको समझने की आवश्यकता है, नहीं तो 5 साल तक जय भीम करते रहेंगे। जैसा कि हमारे साथी पत्रकार वेद प्रकाश जी सोशल मीडिया पे लिखते हैं और कहते भी कि 5 साल करेंगे जय भीम, और जब चुनाव आएगा तो चुपचाप अपना अपना जाति के नेता के पार्टी के वोट दे देंगे और फिर से उन्हीं गुलामों को विधायक और सांसद बनाने का काम करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, दरभंगा में इतना बड़ा काम हो गया, वहां पे पासवान समाज के गांव पे हमला किया गया सिर्फ और सिर्फ मजदूरी मांगने के लिए। राजमिस्त्री का काम करते थे पासवान समाज के लोग, और उन लोगों ने जा करके वहां पे ब्राह्मण समुदाय के लोगों के घर बनाने का काम केरला में किया था। उनके 2.5 लाख रुपए ब्राह्मण समाज के लोगों ने रख लिए थे। जब पैसा मांगने लगे तो उनके घर पे अहले सुबह 7 बजे, जब घर की छोटी बेटी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, कोमल कुमारी, जिसका कमर तोड़ दिया गया, वो सोई हुई थी, 7 बजे सुबह में उसके घर पे हमला होता है और बेरहमी से बिना किसी को देखे हुए कि बच्चा है कि जवान है कि बूढ़ा है, जो मिला उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। छोटी बच्ची कोमल सोई हुई थी, उसको जगा करके उसके बाल पकड़ करके उसके कमर पे लोहे के रड से मार करके उसका कमर तोड़ दिया जाता है। मैं जब वहां DMCH मिलने गया था तो रो करके बता रही थी, वहां के डॉक्टर बता रहे थे कि अगर इसका ऑपरेशन बढ़िया से नहीं हुआ तो ये जीवन भर चल नहीं पाएगी, अपाहिज हो जाएगी। लेकिन हमारे समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग तो गए, वहां आवाज उठाए, उसके लिए लड़ाई की बात किए, उसके न्याय की बात किए, SP से, थाना प्रभारी से, तमाम अधिकारियों से बात किए। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, इस पार्टी को आप लोगों ने 19 विधायक चुन करके दिए, 5 सांसद चुन करके दिए, उस पार्टी का एक विधायक का नाम बता दीजिए जो सदन के अंदर बिहार विधानसभा में आवाज उठा रहा था दरभंगा के मामले पे, या लोकसभा में जो 5 सांसद हैं वो आवाज उठा रहे थे। आपको पता होगा इस मामले पे जब दिल्ली के जंतर मंतर पे यूजीसी पे प्रोटेस्ट था, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी से जब बिहार के पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने दरभंगा के मामले पे आवाज उठाने का काम किया। लेकिन जिसको आपने वोट दे करके 19 विधायक दिए, 5 सांसद दिए, बिहार में 2 मंत्री बनवाए, केंद्र सरकार में 1 मंत्री बनवाए, उस पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्रियों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था। मेरे जाने के बाद उस मामला को दबा दिया गया था। जब मैं गया
उसके बाद पीछे पीछे तमाम पार्टियों के नेता वहां पहुंचे। उस मामले पे, वो मामला जब पूरे बिहार में हाईलाइट हुआ तो उस पे बात रखने लगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, आज भी वो परिवार डीएमसीएच में भर्ती है। कल उसके उस बच्ची कोमल के चाचा हमसे मिलने के लिए पटना आए थे और वो कह रहे थे कि भैया उन लोग का जो 13 लोग अरेस्ट हुआ है आपके जाने के बाद, वो सब लोग अपना बेल अप्लाई कर दिया है, सिविल कोर्ट से तो रिजेक्ट हो गया है, मामला हाई कोर्ट में आ गया है और हाई कोर्ट में हम लोग के पैरवी करने के लिए कोई हमारा एक बेहतर वकील नहीं है, भैया कोई वकील करा दीजिए। तो मैंने उस परिवार को आश्वासन दिया कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन हमको बताइए कि चिराग भैया वहां पे पहुंचे थे जिसको ये समाज वोट दे करके केंद्रीय मंत्री बनाया है, बिहार के दो दो मंत्री बनाया है, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, उन्होंने आपके परिवार के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बस आए, माथा पे हाथ रख करके सहलाए, फोटो खिंचवाए और चले गए। हम पूछे कि आप लोग को कहना चाहिए ना कि कोमल यहाँ भर्ती है, इसका ऑपरेशन कराने के लिए आप अपने पार्टी के एक एक विधायकों से 1-1 लाख रुपया इंतजाम करा करके इसको लड़की चल सके इसलिए इसको विदेश में भेज करके इसका इलाज कराइए, नहीं तो देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स में इलाज कराइए। तो उनके चाचा ने कहा कि हमने कहा था, लेकिन वो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। लेकिन उस घटना पे चिराग भैया को भी गए हुए 12 से 15 दिन हो गए, लेकिन वो कोमल कुमारी आज भी डीएमसीएच में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। और हमें दुख होता है जब उस बच्ची के आंसू हम देख रहे थे। मेरे इतना ताकत नहीं दिया है कि हम उस समाज की बेटी के लिए कुछ कर सके। अगर मैं विधायक होता, मैं सांसद होता, मैं मंत्री होता, तो मैं ये जरूर दावा करके कहता हूँ कि बिहार का विधानसभा में ताला मार देता जब तक दरभंगा के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता और सरकारी खर्चे पे कोमल का और उसके परिवार के लोगों का इलाज नहीं होता, तब तक के बिहार के विधानसभा को चलने नहीं देते हैं। लेकिन दुख होता है इस समाज के लोगों को देख करके और ये विडंबना देख करके कि जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके लिए खड़ा होता है, आप उसके साथ खड़े नहीं होते। आप देखिए, हमारे भाई संतोष जी यहाँ चुनाव लड़े थे मुजफ्फरपुर में। इस समाज ने मुजफ्फरपुर जिले में कभी भी बहुजनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ तो भीम आर्मी ने, भाई संतोष ने, रोशन चौधरी ने, राम नरेश राम ने कभी अपना पीठ नहीं दिखाया, बल्कि अपना सीना आगे करके, चाहे पारू का घटना हो या कोई मामला हो, अपना सीना आगे करके समाज के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन जब यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे संतोष जी, आप सबको पता इस समाज ने इनको कितना वोट दिया, कितना सपोर्ट किया। ये बात आप सबको समझ नहीं हो सकता है। जो आपके लिए खड़ा होता है, जो आपके लिए लड़ता है, अगर आप उसके साथ खड़े नजर नहीं आओगे तो आज ये जो व्यक्ति लड़ रहा है, मैं लड़ते लड़ते एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप हमको मजबूत नहीं करेंगे, हमारे नेताओं को मजबूत नहीं करेंगे, आपके लिए संघर्ष करने वाले लोगों को मजबूत नहीं करेंगे, तो हम लोग भी एक दिन थक जाएंगे और हम भी यही समझ जाएंगे कि ये समाज सिर्फ कुटने, पिटने, लूटने के लिए ही है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ और सिर्फ फोटो, तस्वीर लगाने के लिए नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए भी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कहा था कि जाओ अपने घर पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। हम पूछना चाहते हैं, कहाँ है हम शासक? हम कहाँ शासक हैं? बिहार में शासक हैं कि देश में शासक हैं? हम अभी भी शासक नहीं बन पाए हैं, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के बात को समझ ही नहीं पाए हैं। हम आज भी शोषित हैं, शासक नहीं बन पाए हैं। तो अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप मानते हैं, दिल से मानते हैं, जय भीम दिल से कहते हैं, तो आप शोषित बनने के बजाय शासक बनने का प्रयास कीजिए। और जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके लिए संघर्ष करता है, उनके साथ खड़े होने का काम कीजिए। आप सब के बीच में संतोष जी बता रहे थे चौकीदार और दफादार का मामला। चौकीदार दफादार के मामले पे आप सबको पता है कि पिछले 3-3.5 साल से चौकीदार दफादार लोग बिहार की राजधानी पटना में, जिलों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन उनके मामले पे सरकार सुनवाई नहीं कर रही। चौकीदार दफादारों की कहानी किसी से छुपा नहीं है। जब उनको कोई वेतन नहीं मिलता था, जब उनके पास कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं होते थे, जब वर्दी नहीं होता था, तब भी चौकीदार और दफादार लोग लाठी और टॉर्च लेकर के गांव का रक्षा सुरक्षा करते थे, थाना क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा करते थे।
लेकिन जब उसमें वेतन आ गई तो उस चौकीदार दफदारों की नौकरी खत्म करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस मामले पे वो 3 साढ़े 3 साल से लगातार संघर्षरत हैं। बीच में अनिश्चितकालीन धरना उनका चल रहा था। चौकीदार दफादार के मामले को लेकर के भीम आर्मी की तरफ से हमने बिहार विधानसभा घेराव बुलाया था और वहां पे हजारों हजार बिहार के लोग, युवा पहुंचे थे, भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। लेकिन उन्हीं पार्टी के लोग जिनको 19 MLA 5 सांसद आपने दिया, जा करके उनको अनशन तोड़वा दिया, धरना खत्म करवा दिया और बोला कि आपकी मांग को हम पूरा करवा देंगे, विधानसभा चुनाव में सपोर्ट कीजिए, मेरे विधायक जितवा दीजिए, हमारे मंत्री बनवा दीजिए, आपको लाठी खाना नहीं पड़ेगा, आपको सड़कों पे आना नहीं पड़ेगा। लेकिन दुख की बात है कि इसी महीने में हम सब ने देखा कि किस बेरहमी से एक बुजुर्ग चौकीदार को एक बिहार पुलिस का सिपाही और दरोगा बेरहमी से पिटाई करने का काम करता है। लेकिन जिसको आपने मजबूत किया, वो लोग उस मामले पे अभी भी संजीदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में बातें कहते हैं। कार्रवाई कहाँ है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप सबको बता दें, जब उनको मारा गया, पीटा गया, हम सब लोग उसी रात में, जैसे मुझे पता चला, मैं गांधी मैदान में गया, वहां पे सैकड़ों चौकीदार दफादार बैठे हुए थे, उन सबसे मिला और वहां पे सब लोगों ने एक मत में कहा कि नहीं, इस मामले पे हमारी लड़ाई कोई लड़ सकता है तो भीम आर्मी लड़ सकता है, कोई नेता, कोई पार्टी नहीं लड़ सकता है। लेकिन आप सोचिए कि चौकीदार दफादार के मामले पे जब इस देश के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के द्वारा वंशवादी जो प्रक्रिया है उसके तहत जब जज बन सकते हैं, तो बिहार में चौकीदार दफादार वंशवादी प्रक्रिया से क्यों नहीं बन सकते हैं? अगर चौकीदार दफादार वंशवादी प्रक्रिया से नहीं बनने चाहिए तो इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी वंशवादी प्रक्रिया से नहीं बनने चाहिए। मैं बिहार सरकार को चेतावनी के तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी चौकीदार दफादारों के मांगों के खिलाफ अगर खड़े होते हैं, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो बिहार में भीम आर्मी अपने समाज को, चौकीदार दफदार को किसी नेता और पार्टी के भरोसे छोड़ने का काम नहीं करेगी, बल्कि आने वाले समय में हम सब लोग बिहार के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का काम करेंगे। सरकार को सख्त चेतावनी है कि जितना जल्दी हो सके अविलंब चौकीदार दफदारों के मांगों को पूरा कर दिया जाए, अन्यथा बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, उनके आवास का घेराव भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दा है, लेकिन समय का अभाव है और हमारे बाद भी दो वक्ता हैं जिनको आप सब लोग सुनने के लिए आए हैं, बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा एक संकल्प लेकर के। हम सब लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं, भाई, सब लोग, कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रास्ता दिखाया था, समता का, न्याय का, भाईचारा का, उस रास्ता को हम सबको अपनाना होगा और अपने समाज को हम सबको शिक्षित बनाना होगा, संघर्षशील बनाना होगा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संगठित और स्वाभिमानी बनाना होगा। तब जाकर के आपके मुद्दों पे बात होगी, आपके मुद्दों पर चर्चा होगी, आपके हक अधिकार की बात होगी, आपके कोई आरक्षण को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई आपके बहन बेटियों पे आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये तमाम बातें हैं। मैं इस आप सबसे ये हाथ उठा करके एक बार संकल्प लेना चाहता हूं कि क्या आप सब लोग ऐसा करेंगे? हाथ उठा के बताइए। समाज को संगठित करेंगे, स्वाभिमानी बनाएंगे, आएंगे शिक्षित करेंगे। आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।